तो ब्लैक मनी से तात्पर्य ऐसी मनी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी के परिणाम स्वरूप टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे होती है, लेकिन हम उस टैक्स को बचा लेते हैं। यानी हम ये दिखाते हैं कि वो इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटी है वो हमारे द्वारा संपादित नहीं की गई है, या हमने वो इकोनॉमिक एक्टिविटी संपादित ही नहीं किया है। तो इस प्रकार जो टैक्सेबल इनकम होती है और हम टैक्स नहीं देते हैं, उस एक्टिविटी को ब्लैक मनी की संज्ञा दी जाती, या इन लीगल इन इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम ब्लैक मनी के अंतर्गत कैलकुलेट करते हैं। आज के दौर में अगर हम बात करते हैं तो काला धन एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब सरकार इसके लिए बहुत जागरूक हो गई है और सरकार चाहती कि हर प्रकार से अगर ब्लैक मनी को आपको इकोनॉमी से हटाना है तो आपको डिजिटल मनी का प्रयोग करना होगा। अगर डिजिटल मनी का प्रयोग करोगे तो गवर्नमेंट के डेटा सेट में सारी चीजें जो आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है वो प्रॉपरली रूप से वर्क करेगा और आपको बता देगा कि आपके पास ब्लैक मनी है या ब्लैक मनी इकोनॉमी में नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट फोर्स कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट जागरूक हो चुकी है और वो चाहती है कि डिजिटल मनी का प्रयोग हर प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा किया जाए, ताकि गवर्नमेंट की निगरानी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहे और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी से गवर्नमेंट को पता चलता रहेगा। ठीक है, काले धन की समस्या को उजागर करने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है सरकार, और आदिकाल से मनुष्य धन का संग्रह करता था, वो चाहे जिस रूप में हो। बचपन में आपने देखा होगा कि बच्चे भी पैसे को इधर उधर छुपा कर रखते थे जिससे उनको कोई ले ना सके, और आदिकाल से ही धन की महत्ता बनी हुई थी। इस प्रकार जो हमारा काला धन था, प्रारंभ से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगे थे और उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट जो टैक्सेबल होता था उसको हम बचाने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिना हिसाब किताब की मुद्रा को हम ब्लैक मनी कह सकते हैं। काला धन वो पैसा होता है जो अवैध तरीके से कमाया जाता है, जैसे कि रिश्वत का पैसा, जैसे कि बिना टैक्स चुकाया पैसा। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर आप राज्य में करते हो तो गवर्नमेंट क्या होता है, या सरकार की एक लायबिलिटीज होती है कि सरकार ने आपको सारी सुविधाएं प्रदान की, उसके बदले में आप टैक्स दीजिए, लेकिन अगर आप टैक्स नहीं देते हैं तो वो पैसा भी आपका ब्लैक मनी होगा। घोटाला या गबन करके प्राप्त किया गया पैसा ब्लैक मनी होगा। हवाला, मनी लॉन्ड्रिंग आप होता ना, आप कहते हैं सूचनाओं को गुप्त रूप से इधर से उधर करना, शेयर मार्केट में इलीगल तरीके से कमाना, हवाला मनी होता है। ये बहुत ज्यादा कल्चर बढ़ा है। और ब्लैक मार्केटिंग करना, शेयर बाजार, सट्टेबाजी, तस्करी या किसी दूसरे भ्रष्ट तरीके से अगर पैसा कमाया जाता है, और जो इकोनॉमी में ऐसी मनी जो टैक्सेबल है और उस पर भी टैक्स नहीं दिया जाता, तो ये सारी मनी आपकी ब्लैक मनी के अंतर्गत कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो यानी अब आपको क्लियर हो गया है कि ये ब्लैक मनी क्या है। लोग अपने काले धन को सबकी नजर से छिपा करके रखना चाहते हैं, और कई लोग तो यहां तक कि जब जानते हैं कि देश के हमारी इंटेलिजेंस ढूंढ लेगी उस पैसे को, तो विदेश के बैंकों और जैसे आपने देखा होगा स्विट्जरलैंड के बैंकों में अपना काला धन जमा करते हैं ताकि वो किसी की नजर में ना आ सके। तो अब प्रश्न है, क्या होता है काला धन? व्हाट इज ब्लैक मनी? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के मुताबिक काला धन वो इनकम होती है जिस पर टैक्स की देनदारी बनती है, लेकिन उसकी जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं दी जाती है। वो मनी आपकी ब्लैक मनी होगी। अब काला धन पैदा कैसे होता है? प्रश्न होता है कि कहां से ये जनरेट होता है। तो चलिए ये जनरेट कहां से होता है, तो दो तरीके होते हैं जो ब्लैक मनी को जनरेट करते हैं। पहला होता है गलत तरीका। आप इकोनॉमी में जो बैड एक्टिविटी करते हो या इलीगल एक्टिविटी करते हो, वो होता है जैसे आपराधिक गतिविधियां, किडनैपिंग के माध्यम से, स्मगलिंग के माध्यम से, पेचिंग के माध्यम से, ड्रग्स, अवैध माइनिंग, जालसाजी, घोटाले और भ्रष्टाचार। पब्लिक ऑफिसर की रिश्वतखोरी और चोरी के माध्यम से जो इनकम जनरेट होती है, उस इनकम को हम लोग ब्लैक मनी की संज्ञा देते हैं। दूसरा, इनकम छुपाना।
कभी कभी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो और कहते हो, जैसे आप बिजनेस है, गवर्नमेंट जॉब में वाले व्यक्तियों को तो इनकम गवर्नमेंट पता लगा लेती कितनी होती है, बट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस सेक्टर में काम करते हैं उनसे अगर पूछे तो वो अगर 2 लाख का जनरेट हुआ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो 50,000 ही दिखाते हैं, बाकी 1.5 लाख सपोज दैट नहीं दिखाते हैं। तो वो जो इनकम जनरेट हुई है और बट आप नहीं दिखाना चाहते हो, केवल 50,000 रुपए पे टैक्स आप पेमेंट करते हो, 1.5 लाख पे टैक्स पेमेंट नहीं करते हो, वो 1.5 लाख आपका ब्लैक मनी के अंतर्गत होगा। तो टैक्स बचाने के लिए इनकम की जानकारी टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं देना और इसी वजह से सबसे ज्यादा काला धन पैदा होता है। तो ब्लैक मनी का अनुमान लगाया कैसे जाता? अब आपको ये एक प्रश्न होगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपके दिमाग में, बार बार ये बातें आती हैं कि हाउ कैन, मतलब हम कैसे सर्च करते हैं कि ब्लैक मनी कहाँ। और आपने देखा होगा टीवी में इंटेलिजेंस या आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एग्जैक्ट जगह पर ट्रैक करते हैं, एग्जैक्ट जगह पर देखे होगे जाते हैं और आपकी ब्लैक मनी को सर्च कर लेते हैं। आपने इससे संबंधित कई मूवीज देखी होगी। तो हम आपको बता दें, गुजरात में फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नाम की एक यूनिट काम करती है। इसके अंतर्गत सपोज दैट आपका बैंक अकाउंट है और उस बैंक अकाउंट में अगर नॉर्मल इनकम ग्रो होती है, नॉर्मल इनकम ग्रो ठीक है, आपके बैंक अकाउंट में 5 लाख था, 6 लाख ठीक हो गया, 7 लाख हो गया, चल जाता। लेकिन अचानक 5 लाख से 50 लाख हो जाना या उसी आधार नंबर के या पैन कार्ड के कोई अदर ब्रांच में अचानक इतनी मनी फ्लैक्चुएट हो जाना, फाइनेंशियली इंटेलिजेंस को क्या करता है? अलर्ट करता है। जब आपके अकाउंट में हैवी ट्रांजैक्शंस होता है तो तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह पता चल जाता है कि इस पे कहीं ना कहीं मनी इलीगल तरीके से आ रही है। क्यों? क्योंकि अचानक इतनी मनी को बूस्ट होना कहीं ना कहीं शक के दायरे में आपको ला देता है। तो इस प्रकार इसका पता लगाने का एक तरीका जो है वो है इनपुट आउटपुट रेशियो। इनपुट आउटपुट रेशियो ये बताता है कि जितनी इनकम हम अर्न करते हैं, जितनी ही इनकम हम कमाते हैं उतने ही तो व्यय करते हैं। लेकिन जब किसी कारण से आपके व्यय का मान ज्यादा हो जाता है, आपके नाम से ज्यादा बिल्स बनने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को ये बात पता चलती है और वो आपको शक के दायरे में लेते हैं और कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति की जिसकी इनकम, मान लीजिए एक बाबू है 30,000 या 40,000 कमाता है, वो 1.5 लाख का पर ईयर, 1.5 लाख का पर मंथ कैसे ट्रांजैक्शन कर सकता है? तो इनपुट आउटपुट मेथड उन्हें ब्लैक मनी के दायरे में ला देता है। यदि कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट जॉब में सपोज दैट और उसकी 40,000 की इनकम है, सपोज दैट कोई कस्टम विभाग में काम करता है और उसके द्वारा 1 साल के अंतर्गत 25 लाख का मकान कैसे बनाया गया, तो इंटेलिजेंस ऑफिसर उसकी विषय में जांच करते हैं कि कभी भी इनकम टैक्स रिटर्न के अंतर्गत इसने कोई भी अन्य स्रोतों की जानकारी अभी तक नहीं दिया है और अभी तक न देने के कारण अचानक 25 लाख का ट्रांजैक्शन कहां किया। क्यों? क्योंकि अगर गिफ्ट में भी आपको पैसा मिला है 10 लाख को ऊपर, तो आपने टैक्स क्यों नहीं पेमेंट किया? हम आपको डिस्कस कर चुके हैं कि इफ यू आर गेनिंग द मनी फ्रॉम गिफ्ट, अगर आप किसी से उपहार के रूप में भी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो आपने क्यों नहीं रिपोर्ट किया? तो इस प्रकार इनपुट आउटपुट थ्योरी ये हमें बताती है कि जितनी आपकी इनकम या इकोनॉमिक एक्टिविटी से इनकम जनरेट होती है उतना ही आप व्यय कर सकते हैं। अगर आपके इसमें कई अंतर आता है तो कहीं ना कहीं ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। या किसी देश में खास रकम के इनपुट पर खास मात्रा में सामान का प्रोडक्शन होता है, अगर आउटपुट का मान कम है तो माना जाता है कि आउटपुट की अंडर रिपोर्टिंग हो रही है। और हालांकि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में बदलाव, क्षमता की बढ़ोतरी और टेक्नोलॉजी के अपग्रेडेशन होने के कारण ये तरीका अब थोड़ा सा कारगर नहीं रहा और गवर्नमेंट अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करती है। साथ ही साथ आपने देखा होगा इनकम टैक्स रिटर्न के साथ ही साथ आपको जो आधार नंबर पर होता ओटीपी के माध्यम से चेक करती है, ताकि आपके जितने भी अकाउंट्स हों उन अकाउंट की फाइलिंग आधार नंबर से लिंक कर दी जाए, ताकि आपका पता चले कि आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी द्वारा कितनी इनकम जनरेट होती है।
इसका पता लगाने का दूसरा तरीका है इकोनॉमी के साइज के हिसाब से करेंसी सर्कुलेशन। गवर्नमेंट क्या करती है इकोनॉमी में, आपने फिशर की थ्योरी देखा होगा। फिशर की ये थ्योरी कहती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह जिस अनुपात में बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य भी उसी अनुपात में बढ़ेगा। अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा दूना हो जाएगी तो फिशर की थ्योरी के अनुसार अर्थव्यवस्था में प्राइस ऑफ कमोडिटी भी दूना हो जाएगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा ना बढ़े और प्राइस का मान बढ़ जाए किसी कारण से, तो गवर्नमेंट को शक होने लगता है कि थ्योरी के विपरीत कैसे हो सकता है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तो बढ़ी नहीं, आखिर प्राइस कैसे बढ़ सकता है? अन्य फैक्टर अगर स्थिर हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर का शक चला जाता है कि ब्लैक मनी जनरेट हो रही है, कहीं ना कहीं से आपकी करेंसी इकोनॉमी में आ रही है, एम का मान बढ़ रहा है, जबकि आरबीआई ने एम का मान नहीं बढ़ाया और इकोनॉमिक एक्टिविटी के कारण नहीं ऐसा हो रहा, बल्कि कहीं ना कहीं से डुप्लीकेट करेंसी इकोनॉमी में जनरेट हो रही है। तो यह तरीका इस सोच पर आधारित है कि करेंसी का इस्तेमाल सामान्य और समांतर इकोनॉमी मतलब ब्लैक इकोनॉमी दोनों में होता है। छोटी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा करेंसी सर्कुलेशन होने का मतलब यह होता है कि वहां समांतर इकोनॉमी भी है। अर्थात जब गवर्नमेंट को ऐसा डेटा आता है, क्योंकि गवर्नमेंट से समझती है कि आप अपना पैसा, मोस्ट ऑफ द पैसा बैंक्स में रखते हो, तो कहीं ना कहीं समझ में आ जाता है कि इतनी मनी कहां से आ गई, तो अर्थात कोई ना कोई एक समांतर इकोनॉमी आपके साथ चल रही है। लेकिन इस तरह के अनुमान असंगठित क्षेत्र की इकोनॉमी को रेगुलर इकोनॉमी में शामिल नहीं किया जा सकता। भारत के साथ एक समस्या यह है कि यहां पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत ज्यादा है, जो डेली कमाता और बैंक का प्रयोग नहीं करता। इसलिए ब्लैक मनी का जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं या अब डेटा को हम ट्रैक करना चाहते हैं, वो डेटा ट्रैक प्रॉपरली नहीं हो पाता। तो ये भारत के साथ एक समस्या है। इसीलिए आपने देखा होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन शब्द का प्रयोग बहुत ज्यादा हाल ही के दिनों में चर्चा में आया। चाहते हैं कि सभी लोग फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत बैंक का प्रयोग करो, ताकि इकोनॉमी में जो ब्लैक मनी यानी जो पैरेलल इकोनॉमी एक तैयार हो रही उसका पता लगाया जा सके। भारत में ब्लैक मनी इकोनॉमी कितनी बड़ी है, ये बात को हम देखते हैं, तो इसके मापने का कोई भरोसेमंद और पक्का पैमाना आज तक नहीं बना है। ज्यादातर अनुमान पुराने हैं और पुराने तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा रहा है और उसमें से कई तरह के नुक्स हैं। और NIPFP के एक स्टडी के मुताबिक 1983-84 में 32,000 से 37,000 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी थी। ठीक है, तो ये आपका 1983-84 का डेटा है। ठीक है, ये जीडीपी के 19 से 21% के बीच में बैठता था। देखिए, एक 1/5 पोर्शन के बराबर ब्लैक मनी इकोनॉमी में थी। 2010 में अमेरिका के ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के अनुमान लगाया कि 1948 से 2008 के बीच भारत में 462 अरब डॉलर की रकम जो है ब्लैक मनी के रूप में है। और सरकार ने 3 संस्थानों से ब्लैक मनी के अनुमान लगाने के लिए कहा है और इनकी रिपोर्ट जरूर है, उम्मीद है कि जल्द ही आ जाएगी। तो इस प्रकार भारत में एक पैरेलल इकोनॉमी बहुत ज्यादा चल रही है और इसको जब तक आप समाप्त नहीं करोगे, इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट, करप्शन, प्राइस इन्फ्लेशन, ये सारी समस्याएं मौजूद रहेंगी, बनी रहेंगी। आज हमारे देश में काला धन एक बड़ी समस्या है, क्योंकि इससे अमीर अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। अर्थात इनके बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। अमीर जुगाड़ लगाकर अमीर बनता है, ठीक है, और गरीब जो कि साधनहीन है गरीब बनता चला जा रहा है। ऐसी कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है। अमीर लगातार अमीर होते चले जा रहे हैं और गरीब लगातार गरीब होते चले जा रहे हैं। अमीर एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री, दूसरी फैक्ट्री से तीसरी फैक्ट्री डालते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पूंजी है और बिना पूंजी के गरीब की हालत और भी दयनीय होती चली जा रही है। तो इस प्रकार आजकल विदेशी बैंकों में काला धन जमा करने का चलन बहुत बढ़ गया। आपने देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इनकम टैक्स ऑफिसर, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस ट्रैक कर ले रही है मनी को, और मनी को ट्रैक करने के साथ ही साथ ब्लैक मनी को सर्च कर ले रही है। इसलिए लोगों ने क्या किया, अपने देश में मनी छुपाने से बेहतर समझा कि क्यों ना विदेश के बैंकों में काला धन जमा कर दिया जाए। ठीक है, एक रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में भारत का कुल आपके पास 1 ट्रिलियन से अधिक रकम जमा है,
जो ब्लैक मनी के रूप में है, 1 ट्रिलियन। ठीक है, आजकल जो लोग अपनी काली कमाई को सोने चांदी के गहनों में, हीरे जवाहरात में, जमीन में, रियल एस्टेट में, लग्जरी कारों में, वाहन में, शेयर में और रिश्तेदारों के नाम पैसा जमा करके छिपा के रखते हैं। तो ये देखिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आपकी बताती है कि जो ब्लैक मनी होती है, अधिकतर ब्लैक मनी से इन एक्टिविटी को ज्यादा प्रमोट किया जाता है। ठीक है, और इन एक्टिविटी के अंतर्गत आई एम जस्ट रिपीटिंग दीज एक्टिविटी, आप एक बार इन एक्टिविटी को फिर से देखिएगा। एक मिनट जस्ट, हाँ, सपोज, हाँ, फिर से अपनी काली कमाई को सोने चांदी के गहनों में। देखिए, अगर आपकी इकोनॉमी में सोने चांदी की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है तो कहीं ना कहीं आपको यह सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल इकोनॉमी तैयार है। हीरे जवाहरात के अगर आपके पास आभूषण लगातार इकोनॉमी में डिमांड बढ़ती जा रही है तो आपको सोचना पड़ेगा। जमीन के दाम लगातार बढ़ते जाए क्योंकि वेतन लोगों को उतना नहीं बढ़ रहा है जितना जमीन के दाम बढ़ रहा है। रियल एस्टेट्स में लोग पैसा लगा रहे हैं, लग्जरी कारें अगर लोग खरीद रहे हैं, वाहन खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं और रिश्तेदारों के नाम पैसा जमा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैक मनी जनरेट हो रही है। ये पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटी पर बहुत खास नजर रखती है। ठीक है, एक अध्ययन के अनुसार देश में हर साल 1500 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए का धन काला धन बन जाता है। अर्थात यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक व्यक्ति कई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है और एक या दो एक्टिविटी को दिखाता है, बाकी अन्य एक्टिविटी को दिखाना पसंद नहीं करता। तो देखिए, ये दैट इज मेजर प्रॉब्लम इन इकोनॉमी कि 1500 से लेकर के 2000 करोड़ रुपए अगर आपकी इकोनॉमी का इन लीगल मनी यानी ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो रहा तो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की आवश्यकता है और गवर्नमेंट को अभी भी बहुत अधिक होमवर्क करना होगा। अब काला धन जमा करने के कारण क्या है, अगर ब्लैक मनी क्यों जमा होती है, तो यह पॉइंट देखते हैं। तो हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन एकत्रित करना चाहता है, इसलिए ब्लैक मनी जनरेट होती है। बढ़ती हुई मुद्रास्फीति भी ब्लैक मनी को जनरेट करती है। उच्च कर दर, टैक्स, हाई टैक्सेशन के कारण लोग कहते हैं अरे इतना कर कौन देगा, एक काम करो छुपा लेते हैं। सरकार की मूल्य नियंत्रण नीति के कारण ब्लैक मनी जनरेट होती है। अचल संपत्ति बाजार के कारण ब्लैक मनी जनरेट होती है। विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे जीएसटी लगने के कारण ब्लैक मनी जनरेट होती है। अधिक से अधिक मुनाफाखोरी की चाह कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को जनरेट करती है। कोटा प्रणाली ब्लैक मनी को जनरेट करती है। देश में सामाजिक और आर्थिक खाई, जो अमीर और गरीब के बीच में आर्थिक खाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, ये कहीं ना कहीं ब्लैक मनी को जनरेट कर रही है। सरकार द्वारा कठोर दंड, सजा व कानून का ना होना, क्योंकि भारत में थोड़ा सा कानून भी लिबरल है, इसलिए ब्लैक मनी ज्यादा जनरेट हो रही है। सरकारी नौकरशाह में भ्रष्टाचार, कहीं ना कहीं करप्शन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और चुनाव जीतने के लिए, अब डेमोक्रेसी है तो यहां पर चुनाव के लिए भी ब्लैक मनी को लोग प्रयोग ज्यादा करते हैं और नया व्यवसाय, फैक्ट्री बनाने के लिए कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, तो भी काला धन जमा करने की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। काला धन अगर इकोनॉमी में ज्यादा है तो उससे क्या नुकसान है, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे कि उससे होने वाले ड्रॉबैक्स ऑफ द या डिसएडवांटेज ऑफ द ब्लैक मनी। तो इससे क्या होता है, टैक्स की चोरी होती है। ठीक है, राजकोषीय प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। जो आपका फिस्कल पॉलिसी होती है वो फिस्कल पॉलिसी प्रॉपरली वर्क नहीं करती। आई एम जस्ट रिपीटिंग, गवर्नमेंट की जब फिस्कल पॉलिसी वर्क नहीं करती तो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि इकोनॉमी, पैरेलल इकोनॉमी या ब्लैक मनी इकोनॉमी हमारी रेडी हो चुकी है। दूसरा, भ्रष्टाचार पैर पसारता है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अगर आपकी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा करप्शन है, ठीक है, सोमालिया का मैं एग्जांपल देना चाहूं, सोमालिया में आप देखिएगा, कभी इंटरनेट पे सर्च करिएगा, सोमालिया में बहुत ज्यादा करप्शन है, कहीं ना कहीं वहां पर ब्लैक मनी बहुत ज्यादा जनरेट होती है। तो जिस इकोनॉमी में ब्लैक मनी ज्यादा होगी वहां पर करप्शन भी ज्यादा मिलेगा। बैंकों को नुकसान, क्यों? क्योंकि बैंकों से फिर लोग ब्लैक मनी के अंतर्गत ना तो बैंकों का प्रयोग करना पसंद करते हैं, ना तो बैंकों से फिर लोन लेना पसंद करेंगे, तो बैंक को नुकसान होगा। देश की सही आर्थिक स्थिति का पता नहीं चल पाता, इससे फाइनेंस मिनिस्टर भी परेशान रहते। क्यों? क्योंकि जितने मॉनेटरी टूल्स हैं, मौद्रिक आपके पास उपकरण है, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट
फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, जीडीपी का सही आंकड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी एक पैरेलल इकोनॉमी चल रही है। एक व्यक्ति 4 इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा है, कैसे पता चलेगा कि इकोनॉमी की जीडीपी कितनी है और देश के विकास को नुकसान पहुंचाता है। तो इस प्रकार ब्लैक मनी देखिए कितना वाइड इंपैक्ट डालता है इकोनॉमी के ऊपर। नाउ सरकार द्वारा क्या किया गया है ब्लैक मनी समाप्त करने के लिए, इस पॉइंट पे डिस्कशन करते हैं। काफी कंट्रोवर्सी है। 2016 में विमुद्रीकरण किया गया और क्या हुआ, नोटबंदी की गई थी और जिसके अंतर्गत नोट को सर्कुलेशन से हटाया गया था और ताकि जिनके पास ब्लैक मनी के रूप में मुद्रा है वो ब्लैक मनी के रूप में मुद्रा समाप्त हो जाए। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ब्लैक मनी को हटाने के लिए ये तरीका इकोनॉमिस्टों ने हरदम सजेस्ट किया और विश्व के लगभग हर कंट्री इस प्रकार की एक्टिविटी को अपनाती है। हाँ, इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, इस पर मैं बाद में कभी लेक्चर लूँगा और आपके मन में भी बहुत ज़्यादा होंगे इससे संबंधित प्रश्न, मैं उनको भी सॉल्व करूँगा। लेकिन ये मान के चलिए एक सिद्धांत है, ब्लैक मनी रिमूव करने का विमुद्रीकरण सिद्धांत है, भारत सरकार ने नया नहीं किया। ये अर्थशास्त्र की एक बेसिक थ्योरी है कि अगर अर्थव्यवस्था में ब्लैक मनी आपको लगता है बहुत ज़्यादा है, और इकोनॉमिक थ्योरी तो ये भी कहती है कि हर 10 वर्ष में आपको अपने देश की मुद्रा का विमुद्रीकरण करना अनिवार्य है। आपको अपने देश की करेंसी बदल देना चाहिए ताकि आपकी जो पैरेलल इकोनॉमी चल रही है उसकी कमर टूट जाए। क्योंकि हर इकोनॉमी में एक पैरेलल इकोनॉमी कहीं ना कहीं जनरेट हो जाती है, तो आपको हर 10 ईयर में विमुद्रीकरण की नीति अपनानी चाहिए। ये इकोनॉमिक्स का एक सिद्धांत है। भारत सरकार ने नया कुछ नहीं किया, इकोनॉमिक्स के सिद्धांत को इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, वो अलग बात है, राजनीतिक रूप से इसकी चर्चा अलग संदर्भ में की जाए, वो दूसरी चीज है। अगर सरकार चाहती कि ब्लैक मनी समाप्त हो जाए तो सरकार को डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करना होगा। उससे पता चलता है कि कौन कितना, क्या होता है, इनपुट कितना है, आउटपुट कितना, आप कहां से पैसा ले रहे हो, कहां को पैसा दे रहे हो। और तीसरा, काला धन घोषित करने के लिए का मौका दिया जा रहा है। जैसे लोगों से कह दिया जाए कि आप अपना काला धन को 50% में वाइट करा लो, या ऐसे कोई ऑफर रख सकते हो, तो जिनके पास जो मुद्रा वास्तव में डिस्प्ले नहीं है उस मुद्रा को भी आप डिस्प्ले करा सकते हो। काला धन रोकने के उपाय की अब हम चर्चा करते हैं कि काला धन रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं। तो काला धन रोकने के लिए उपाय की अगर हम चर्चा करते हैं तो इसके अंतर्गत टैक्स सिस्टम को सही आपको करना पड़ेगा, आपको टैक्स सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, तभी ये ब्लैक मनी आपकी हटेगी। काला धन जमा करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, आपके कानून को कड़ा करना चाहिए और कठोर दंड का प्रावधान भी इसके अंतर्गत इंक्लूड करना आपको होगा, तभी ब्लैक मनी रुकेगी। लोगों को खुद से ईमानदार अपने से काले धन को घोषित करना चाहिए। अगर उनके पास कोई ब्लैक मनी है, ठीक है, तो उसको घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि उस पैसे से देश के निर्माण में लगाया जा सकता होगा। आपने देखा होगा जब किसी खेत में, आपने देखा होगा पुराने जमाने के जो आपके आभूषण बहुत मिल जाते हैं, जब पुराने मंदिरों में, आपने देखा होगा पुराने घरों में, तो लोग उसको गवर्नमेंट को देने के बजाय उसको चुपचाप रख लेते हैं। वो कहते हैं हमारे दादा परदादा, नहीं, वो गवर्नमेंट का अधिकार है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मनी जो होती है वो ब्लैक मनी का पार्ट कहलाती है। देश के लोगों को ईमानदार होना चाहिए कि नहीं, देखिए हमारी जमीन से इतने सोने के आभूषण निकले हैं, गवर्नमेंट को आपको हैंडओवर करना चाहिए। तो ये एक प्रकार की ईमानदारी अगर आएगी तभी ऐसा होगा कि ब्लैक मनी इकोनॉमी से समाप्त हो जाएगी। डिजिटल लेन देन जितना ज्यादा बढ़ेगा, मुझे तो लगता है हाल ही के दिनों में, कुछ और सालों के बाद केवल डिजिटल लेन देन ही संभव होगा, अन्य करेंसी नहीं ऑपरेट होंगी। समाज में नेता, अभिनेता, क्रिकेटर्स, गायक, वैज्ञानिक, बड़े अधिकारी और मशहूर लोगों को खुद काला धन घोषित करके समाज में उदाहरण स्थापित करना चाहिए कि देखिए मेरे पास इतनी ब्लैक मनी थी और मैंने सरेंडर कर दिया। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। विदेश के बैंकों से काले धन को जमा न करने के लिए समझौता करना चाहिए। ठीक है, सरकारी योजनाओं पे नियमित रूप से नजर रखनी चाहिए कि कितना पैसा गवर्नमेंट ने इशू किया और कहां कहां पे खर्च हो रहा है। काला धन घोषित करने पर पुरस्कार देना चाहिए। अगर कोई के पास ब्लैक मनी है तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा सम्मान भी देना चाहिए। तो अगर इतनी एक्टिविटी अपनाई जाती है तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी से ब्लैक मनी समाप्त होगी। हाँ,
लाइसेंस तथा कोटा प्रणाली सरल करनी चाहिए। उत्पाद शुल्क कम होना चाहिए, जब मूल्य कम होगा तो ऑटोमेटिक ब्लैक मनी यही जनरेट होगी। राजनीतिक पार्टियों को दी जाने वाली चंदा की रकम का स्रोत का पता होना चाहिए, तभी ब्लैक मनी पता चलेगी। और देखिए ये आप देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि हर 10 साल में विमुद्रीकरण कर देना चाहिए। ये इकोनॉमिक्स की थ्योरी है कि हर 10 ईयर के बाद आपको अपनी देश की करेंसी में परिवर्तन लाना अनिवार्य है, ठीक है, तभी ब्लैक मनी समाप्त हो पाएगी। आयकर विभाग को और सक्रिय होना चाहिए। मजबूत रियल एस्टेट कानून होना चाहिए, जैसे जमीन जो खरीदते हैं, जो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, इन पर नजर बहुत ज्यादा रखना चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट ये बताती है कि जिन लोगों के पास ब्लैक मनी होती है वो रियल एस्टेट पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, और काले धन का निवेश इसमें ना हो सके। चुनावी पार्टियों द्वारा किए गए खर्च का सही ब्यौरा मांगना चाहिए। मजबूत हवाला नीति बनानी चाहिए। देश के प्रति लोगों को ईमानदार होना चाहिए और वकीलों तथा अकाउंटेंटों को जांच के दायरे में लाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वकील और अकाउंटेंट ही आपके जो लेन देन है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो डेटा है, खाका है, उसमें काफी ज्यादा परिवर्तन कर सकते हैं। मैं ये नहीं करता हूं, करते हैं, कर सकते हैं, इसलिए इन पर नजर रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है दूसरी तरीका कि जो लोग कहते हैं इकोनॉमी एक्टिविटी के द्वारा ब्लैक मनी को जनरेट करते हैं, बाद में चुपके से इकोनॉमी में उस मनी को वाइट कर देते हैं। वाइट का मतलब लीगल मनी घोषित कर देते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग पर हम लोग चर्चा करेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या है। तो पहला शब्द है मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं और ये कैसे की जाती है, इस पर हम लोग अब चर्चा करने जा रहे हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग शब्द की उत्पत्ति संयुक्त राज्य अमेरिका में माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का प्रयोग कहां से हुआ था, ठीक है। तो वहां माफिया समूह से उत्पन्न हुई थी और माफिया समूहों ने जबरन वसूली, ठीक है, जुआ इत्यादि से भारी मात्रा में कमाई की और इस पैसे को वैध स्रोत जैसे कि लॉन्डमेंट के रूप में दिखाया, ठीक है, कि ये मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमने अर्न किया है पैसा। तो देखिए गलत तरीके से अर्न किया गया पैसे को हम लोग लीगल फॉर्म पे ला देते हैं। ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 1980 के दशक में मनी लॉन्ड्रिंग की एक चिंता का मामला बन गया था। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द ने भारत में राजनीतिक कोहराम मचाया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को लोकप्रिय के रूप में हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है। मैं आपके साथ हवाला लेन देन डिस्कस करूंगा। हवाला लेन देन वो लेन देन होता है जब आपने देखा होगा कि पैसा कहीं एक मार्केट से दूसरे मार्केट में लगाया जाता है, और इसके विषय में मैं काफी जानकारी आपको दूंगा। तो हवाला लेन देन पे लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, यानी हवाला लेन देन पे आपका सबसे ज्यादा जो आपका ब्लैक मनी होता है वो लगाया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और 1990 के दशक के दौरान हुआ था और इसमें कई नेताओं के नाम भी उजागर हुए थे। तो मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा क्या है? तो मनी लॉन्ड्रिंग से तात्पर्य अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने को आप मनी लॉन्ड्रिंग की संज्ञा देते हो। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धनराशि को छुपाने का एक तरीका होता है, और मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से धन ऐसे कामों या निवेश में लगाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी धन के मुख्य स्रोत का पता नहीं लगा सकती कि ये आखिर पैसा कहां से आया था, ठीक है। जो व्यक्ति धन की हेरा फेरी करता है उसे लाउंडर कहते हैं, ठीक है। धन को इधर से उठाया, ठीक, दूसरे एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगाया, वहां से उठाया तीसरे एक्टिविटी में लगाया, तो कुछ दिन बाद वो मनी क्या हो जाती है? व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध माध्यम से कमाया गया धन सफेद होकर के असली मालिक के पास वैध मुद्रा के रूप में पहुंच जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग प्रक्रिया में 3 चरण होते हैं। जब हम कोई ब्लैक मनी से व्हाइट मनी कन्वर्ट करते हैं तो 3 तरीकों से कर सकते हैं। पहला प्लेसमेंट के जरिए, दूसरा लेयरिंग के माध्यम से, तीसरा एकीकरण के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से हम पैसे को व्हाइट कर सकते हैं। तो चलिए तीनों देखते हैं क्या क्या होता है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके, एक जस्ट वेट, क्लियर होगी वाइस। तो प्लेसमेंट के अंतर्गत हम लोग देखते हैं
तो प्लेसमेंट के अंतर्गत हम ये देख सकते हैं कि पहले चरण के अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से इससे लाउंडर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे बैंक या अन्य प्रकार की औपचारिक या अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा कर देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति है इनलीगल तरीके से मनी कमाता है और बैंक में जाए और बैंक में डिपॉजिट कर दे, बैंक में जमा कर दे या बैंक में एफडी कर दे या बैंक में आरडी कर दे, तो इस प्रकार प्लेसमेंट के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। पहला तरीका है जो पैसा प्राप्त हो उस पैसे को हम बैंक के अकाउंट में जमा कर दे तो वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाती है। ये छोटे अमाउंट में आप कर सकते हो। दूसरा आपका लेयरिंग होती है। लेयरिंग के अंतर्गत मनी लॉन्ड्रिंग में दूसरा तरीका लेयरिंग होता है, धन छुपाने से संबंधित है। लाउंडर क्या करता है, जो लेखा किताब होती है यानी जो आपकी अकाउंटिंग बुक होती है इसमें गड़बड़ी करके अन्य संदिग्ध लेन देन करके अपने असली आय को छुपा लेता है। और लाउंडर जो होता है धन राशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड में पैसा लगा देना, स्टॉक में पैसा लगा देना, ट्रेवलर्स चेक में पैसा लगा देना और विदेश में अपने बैंक खातों में पैसा जमा कर देना। ये खाता अक्सर देश के बैंकों में खोला जाता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग ये लोग नहीं करते हैं। तो लेयरिंग का काम होता है जब हम बड़े स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। और तीसरा तरीका आपका होता है एकीकरण का तरीका, इंटीग्रेशन का तरीका, और ये मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया का अंतिम चरण है। और इस प्रक्रिया के माध्यम से बाहर भेजा गया पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लाउंडर के पास वैध धन के रूप में आ जाता है। और ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दो, अचल संपत्ति जैसे आप जमीन खरीद लो, जमीन इलीगल मनी से आपने खरीदा, अब बाद में आपके पास क्या हो गई, वो मनी जो इलीगल तरीके से था बाद में आपने तीसरे व्यक्ति को वो जमीन बेच दिया, तो देखिए वो व्हाइट मनी के रूप में कन्वर्ट होकर के आपके पास आ जाएगा। तो इस प्रकार अचल संपत्ति खरीद करके लग्जरियस सामान खरीदने पर आर्थ के द्वारा माध्यम से पैसा आ जाता है। इसे एकीकरण की संज्ञा दी जाती है। अब देखिए मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग के कई तरीके हो सकते हैं, यानी आप अपने मनी को क्या करते हैं, वाइट करते हैं। तो सबसे पहले फर्जी कंपनी बनाना जिसे सेल कंपनियां कहते हैं। लोग जिनके पास इलीगल मनी बहुत ज्यादा होती है कंपनी डाल देते हैं और उस कंपनी के माध्यम से कोई भी कंपनी डाल देते हैं कि नहीं मैं ये कंपनी चला रहा हूं, मैं एक काम करता पुल बनाने का काम कर रहा हूं, तो उस कंपनी के माध्यम से आप अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते चले जाते हो। तो इसे सेल कंपनी कहा जाता है, जिसे फर्जी कंपनी बनाना भी कहते हैं। और सेल कंपनियां वास्तविक कंपनियों की तरह एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई संपत्ति नहीं लगी होती है और ना ही इसमें कोई वास्तविक रूप में कोई उत्पादन का कार्य होता है। दरअसल ये सेल कंपनियां केवल कागजों पर ही होती हैं और वास्तविक दुनिया में नहीं होती, और ये केवल ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने का तरीका होता है। हालांकि लाउंडर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देनों को दिखाता है कि देखिए हमने ईंट के लिए इतना पेमेंट किया, सीमेंट के लिए इतना। मान लीजिए आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, ऐसा कोई कंपनी है, तो आपने दिखाया बैलेंस शीट में कि मैंने ईंट के लिए इतना पेमेंट किया, आपने सीमेंट के लिए इतना पेमेंट किया, मैंने बालू के लिए इतना पेमेंट किया। तो बैलेंस शीट तो बड़े बड़े बनते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, कंपनी के नाम पर लोन लेता है और सरकार से टैक्स में छूट लेता है और आयकर रिटर्न नहीं भरता। ये व्यक्ति देखिए जो आपके पास सेल कंपनियां खोलता है और इन सब फर्जी कामों के माध्यम से बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। यदि कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करता है, जैसे मान लीजिए सीबीआई जांच कर दिया, जांच करना चाहती तो तीसरे पक्ष को धन के स्रोत और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे दस्तावेज कि मैं देखिए इतने शेयर होल्डर्स हैं और इतने शेयर होल्डर्स ने इतने रुपए दिए, जबकि कोई भी व्यक्ति एक रुपए उस कंपनी में नहीं लगाया होता, केवल एक नाम की लिस्ट पकड़ा दी जाती कितने शेयर होल्डर्स हैं इसके अंतर्गत। तो इस प्रकार जो लाउंडर होता है यानी मनी को जो कन्वर्ट करने वाला व्यक्ति होता है, वो व्यक्ति ये सारा काम करता है। मनी लॉन्ड्रिंग के अन्य तरीके होते हैं, जैसे किसी बड़े मकान, दुकान या माल को खरीदना लेकिन कागजों पर उसकी कीमत को कम दिखाना।
ठीक है, कागजों पे जब कीमत को कम दिखाते हैं, एक्चुअल पेमेंट जैसे आपने देखा होगा 10 लाख रुपए की अगर मान लीजिए जमीन आपने खरीदा और आपने ब्लैक मनी से खरीदा और गवर्नमेंट को दिखा रहा है कि मैंने 4 लाख की जमीन दिया, तो गवर्नमेंट तो केवल 4 लाख पे टैक्स लगाएगा ना। तो बाकी आपके देखिए 10 लाख की जमीन आपने 4 लाख में ले लिया और 10 लाख आपने पेमेंट कर दिया, टैक्स कितने का पेमेंट हुआ। तो इस प्रकार कभी कभी कागजों में उसकी कीमत जानबूझ के कम दिखाई जाती है ताकि गवर्नमेंट को टैक्स लायबिलिटी ज्यादा हमको न देनी पड़े और उस खरीद गई संपत्ति की वास्तविक बाजार कीमत में कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि कम कर देना पड़े, टैक्स कम देने के लिए ऐसा लोग करते हैं और जमीन के मामले में मुझे ऐसा दिखाई कुछ ज्यादा पड़ा है। ठीक है, तो लोग जानबूझ करके जब दो पक्षों के मध्य जमीन का लेन देन होता है या कुछ अन्य चीजों का जो महंगी चीजें हैं जिनका लेन देन होता है तो गवर्नमेंट को कम रिपोर्ट करते हैं, जबकि पर्सनल रूप में ज्यादा मनी का ट्रांजैक्शन होता है ताकि गवर्नमेंट उस पर टैक्स लायबिलिटीज कम कर सके। इस प्रकार कर चोरी के माध्यम से भी काला धन जुटाया जाता है। एक अन्य तरीके से भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है जब लॉन्डर कई माध्यमों से अपने धन को ऐसे देश के बैंकों में जमा करा देता है जहां उसके खाते की जांच का अधिकार किसी अन्य देश की सरकार को नहीं होता। अभी देखा होगा स्विस बैंक बहुत अच्छा प्रोटोकॉल को फॉलो करती है, लेकिन भारत सरकार को वो अपने नामों की लिस्ट जो उनके यहाँ डिपॉजिट किया था उनको देने के लिए एग्री हो गई है। लेकिन जिस दिन से एग्री हुई है देखिएगा वहां पर डिपॉजिट का रेशियो भी डिक्लाइन हो गया। क्यों? क्योंकि अब मनी जो लॉन्ड्रिंग वाले हैं वो कहते हैं कि स्विस जैसे कंट्री ये लोग भी अपना जब बैंक अकाउंट डिस्प्ले कर सकते हैं तो वहां पर अब जमा करना सुरक्षित नहीं रह गया। तो अधिकतर मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला व्यक्ति उन कंट्रीज पे ज्यादा फोकस करता जिन कंट्रीज पे हमारा समझौता नहीं होता कि वित्तीय लेन देन या बैंकिंग सीट को दिखाने का। ठीक है, सरकार को इससे सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून क्या है? आपकी ये जो आपका एक्ट की बात करते हैं तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की अगर हम बात करते हैं तो भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियमित किया गया, हमारे पास आया। लेकिन इसमें 3 बार संशोधन अब तक हो चुके हैं, 2005 में, 2009 में, 2012 में किया जा चुका है और 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के साथ ही साथ इसे हमने अमल में ला दिया और यह कानून 15 फरवरी से लागू हो गया है और इस कानून का नाम है PMLA संशोधन अधिनियम 2012 और अपराधों की सूची में धन को छुपाना इसके अंतर्गत अपराध माना जाएगा। ठीक है, कॉन्सीलमेंट, अधिग्रहण, किसी पे कब्जा जबरदस्ती कर लेना वो भी आपका ब्लैक मनी का पार्ट माना जाएगा। पोसेशन और धन को क्रिमिनल कामों में उपयोग करना, यूज ऑफ प्रोसीडिंग इन क्रिमिनल, आपका तो क्रिमिनल एक्टिविटी में अगर आप इन धन का प्रयोग करते हो तो भी आप PMLA एक्ट के अंतर्गत आप अपराधी सिद्ध होगे। PMLA 2002 में RBI, सेबी और आपका पास बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण IRDA को PMLA के तहत लाया गया और इसके लिए इस अधिनियम में प्रावधान है कि सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर इसे लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो उपयुक्त आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया काफी जटिल है और याद रखना कि मनी लॉन्ड्रिंग एक इजी एक्सेसमेंट नहीं है और इसमें बहुत ज्यादा गेम लोग खेलते हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का काम करते हैं, जिसे रोकने के लिए सरकार को और ज्यादा अब सतर्क होना पड़ेगा। लोगों ने कई तरीके अपना लिए हैं और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भुगतान करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हमको विकसित करना होगा और आने वाले फ्यूचर में हमको कोशिश करना होगा कि सारा का सारा लेन देन डिजिटल हो और एथेंटिक व्यक्तियों के मध्य हो। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति है जिसका कोई नॉमिनेशन ना हो। तो इस प्रकार एक आपका आधार पहचान है जो शायद वास्तव में बहुत जेन्युइन है और इसके माध्यम से अगर किया जाए तो भारत में जो ब्लैक मनी है वो कम होगी, मनी लॉन्ड्रिंग कम होगी और इकोनॉमी एक अच्छे गति से आगे बढ़ पाएगी। तो ये हमने आपके साथ आज डिस्कशन किया, मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, ब्लैक मनी क्या है, इन सारे पॉइंट्स पर हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब आपके प्रश्न होंगे।